रेस्पिरेटरी सरफेसेस उनको कहा जाता है जहाँ से गैसों का एक्सचेंज होगा और ह्यूमन के अंदर ये लंग्स में पाए जाने वाले एल्वेलाई हैं और इसकी प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि ये रेस्पिरेटरी जो गैस एक्सचेंज है ये प्रोसेस आसान हो जाए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है थिन, जितनी भी रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं वो पतली होती है। एल्वेलाई की वॉल जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है। सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होने की वजह से ये बहुत पतली हो गई है और पतली होने की वजह से इसमें से गैसों का एक्सचेंज आसानी होगा। ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड खून से इसके अंदर एक्सचेंज होगी। दूसरी शर्त है इसको मॉइस्ट होना चाहिए, गीला, क्योंकि गैसेस कैन डिफ्यूज थ्रू मॉइस्ट सरफेसेस इजीली। अगर ये ड्राई होगी तो यहाँ से एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए लंग्स ऐसी जगह सिचुएटेड है जहाँ नमी बहुत ज़्यादा है, बल्कि आप देखते हैं कि अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द काफ़ी सारा पानी होता है, तो लंग्स के अंदर भी गीलापन मौजूद है, इसलिए गैसें यहाँ से आसानी एक्सचेंज होगी। तीसरी शर्त है लार्ज सरफेस एरिया। इन गैसेस की डिमांड, बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो। बाज़ाहिर देखें तो ये सरफेस एरिया कम लगता है क्योंकि सिर्फ 2 लंग्स हैं, लेकिन लंग्स के अंदर एल्वेलाई की पैकिंग इस तरह की गई है कि ये एल्वेलाई लाखों में है और अगर हम सबको खोल के रख दें तो एक टेनिस कोर्ट जितना इसका डिस्टेंस हो जाता है और ये बहुत ह्यूज सरफेस एरिया है जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। चौथी शर्त होनी चाहिए हाईली वेस्कुलराइज्ड। इनकी सरफेस पर खून की नालियों का नेटवर्क होना चाहिए और तमाम एल्वेलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, जिसकी वजह से जो ही गैस अंदर आती है ऑक्सीजन वो डिफ्यूज होकर खून में आती है, खून से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर उधर चली जाती है। तो वेस्कुलराइजेशन इसलिए जरूरी है। और 5वीं शर्त है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को हम एक और नाम भी दे सकते हैं जिसको कहा जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि गैसों का जो वॉल्यूम तो नहीं कहेंगे, गैसों की कंसंट्रेशन खून में और होनी चाहिए, एल्वेलाई के अंदर और होनी चाहिए। तो अगर हम कंपैरिजन करें, मसलन ये खून की नाली है तो ऑक्सीजन एल्वेलस के अंदर 21% है, खून के अंदर 16% है, इसलिए हाई टू लो ये डिफ्यूज होकर इधर है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर 5% है और उधर ये 0.3% है, 0.03%, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड खून से उधर जाए। तो ये 5 शर्तें ज़रूरी हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की। अब हम इसके बाद आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। तो मैं जल्दी ये चल लेते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे 2 हिस्से हैं, ये तो हमने शायद डिस्कस किया था ना। अच्छा, तो हम सरसरी तौर पर ये बताएंगे कि ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के अंदर इस तरह से सी शेप के रिंग्स मौजूद हैं और ये तकसीम होकर ब्रोंकाई में तब्दील हो जाता है। यहाँ भी रिंग्स मौजूद हैं लेकिन ये रिंग ज़्यादा ओपन है। इसके बाद हर ब्रोंकस अपने साइड के लंग्स में दाखिल होता है। लंग्स 2 तो है लेकिन जो राइट साइड का लंग्स है वो बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला छोटा है। उसकी वजह क्या है? इन दोनों के बीच में हार्ट है और हार्ट इज समवट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसलिए ये बड़ा होता है। और इसके 3 लोब्स हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। इसी तरह इस लेफ्ट वाले के 2 लोब्स हैं, अपर लोब और लोअर लोब। दूसरी एक और बात, लंग्स है क्या खुद? लंग्स इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कवर्ड बाय 2 थिन मेम्ब्रेन्स व्हिच आर कॉल्ड प्लूरा। प्लूरा नाम की 2 पतली मेम्ब्रेन्स हैं, उनके अंदर हजारों लाखों की तादाद में ब्रोंक्यूल्स हैं और एल्वेलाई हैं। फिर हम ये भी डिस्कस कर चुके थे
कि ब्रोंकियोल की 4 अकसाम हैं। ये जो आगे बढ़ते हैं डायमीटर इनका कम हो जाता है। सबसे पहले को क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकियोल। उसके बाद है सेकेंडरी ब्रोंकियोल। इनसे छोटी शाखाओं को कहा जाता है टर्शियरी ब्रोंकियोल्स। और ये भी मजीद छोटे हो जाते हैं तो उनको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जहाँ खत्म होते हैं वहाँ पर फिर इस तरह से एल्वियोलर डक्ट बनती है। और एल्वियोलर डक्ट जब फूल जाती है तो इससे एल्वियोलस बनता है। एल्वियोलस एक को कहते हैं, यहाँ एक लंग्स के अंदर तकरीबन लाखों की तादाद में एल्वियोलाई होते हैं, सबसे मिलकर पूरा लंग्स। अच्छा, अब ये जो एल्वियोलस है यही एक्सचेंज पॉइंट है। आज इस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे, लेकिन पहले एक और नाम। 2 लंग्स के बीच में जो गैप है उसको कहा जाता है मेडियास्टिनम। मेडियास्टिनम कहते हैं। और लंग्स में एक डिप्रेशन भी है, उस डिप्रेशन को हाइलस कहते हैं। हाइलम है असल में, एक दोनों को मिलाकर हाइलस कहते हैं। तो हाइलस वो जगह है जहां से ट्रेकिया भी इन होते हैं और पल्मोनरी आर्टरीज भी इन होती हैं। पल्मोनरी वेन्स यहाँ से एग्जिट करते हैं। ये ऊपर से हमने इसका डिस्कशन किया। अब एल्वियोलस की तरफ आते हैं। मैंने कहा था कि एल्वियोलाई की तादाद लाखों में है, 10 to 12 मिलियन एल्वियोलाई इन सिंगल लंग्स। इस पर थोड़ा सा आप फोकस करें। ये एल्वियोलर डक्ट है, जहां से ये खत्म हो जाती है, फूल जाती है, इसको एल्वियोलस कहते हैं। इस एल्वियोलस की लाइनिंग सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बनी है, बल्कि हम अगर इस तरह से बना दें ये एक सेल की लेयर पर मुश्तमिल है, तो ये बहुत पतली है। ये गैस एक्सचेंज की डिमांड थी, इसलिए इसको पतला रखा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मजबूती भी होनी चाहिए। तो मजबूती के खातिर 3 इंतजाम हैं। पहला इंतजाम ये है कि इसके इनर साइड पर एक प्रोटीन का कवर चला होता है। प्रोटीन का कवर, इसको कहते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट कहते हैं। दूसरा, इसी में 2 प्रोटीन्स और भी हैं, यानी इन सेल की मेम्ब्रेन पर लगी हुई इलास्टिन और फाइब्रिन्स, ये सारे प्रोटीन, बल्कि आप ये कह लें कि ये जो सर्फेक्टेंट है ये इलास्टिन नाम की प्रोटीन से बनी हुई होती है। और इसकी वजह से इसमें लचक आ जाती है। लचक क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हवा भर जाएगी तो ये फैल जाएगी, हवा निकलेगी तो ये सिकुड़ जाएगी। अगर ये लचक नहीं हुई तो ये हवा भरने से फट सकती है। तो ये है कि एल्वियोलस, ये लंग्स का मसला था। अब हम आते हैं लंग्स काम कैसे करते हैं इस तरफ। पहले एक नुकता याद रखें, लंग्स मसल्स के बने हुए नहीं है। कंट्रैक्ट रिलैक्स होने की सलाहियत सिर्फ मसल्स में है। और जब ये मसल्स के बने हुए नहीं है तो फिर ये फूलते और सुकड़ते कैसे? फूलने और सुकड़ने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको आप यूं कह सकते हैं, प्रेशर बढ़ जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर कम हो जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इन एल्वियोलाई की वजह से लंग्स फोम जैसे हो जाते हैं या स्पॉन्जी हो जाते हैं, दबाने पर दब जाते हैं, छोड़ने पर फैल जाते हैं। और दूसरी बात, लंग्स खुद न दबते हैं न फैलते हैं, बल्कि अगर कोई दबाए तो ये दब जाते हैं, छोड़ दे तो ये फैल जाते हैं। इस काम के लिए इनको दबाने और फैलाने के लिए चेस्ट कैविटी के मसल्स काम आते हैं। ये आप इस तरह से ध्यान रखें। हमारे सीने में एक हड्डी है इस तरह की कमोबेश, इस हड्डी को कहा जाता है स्टर्नम। ये स्टर्नम है और इस स्टर्नम के साथ रिब्स जुड़ी हुई। रिब्स हैं 12 पेयर। 12 पेयर का मतलब एक तरफ 12 एक तरफ 12। सारी रिब्स पीछे जाकर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है। आगे इनके जुड़ने का अंदाज ये है कि फर्स्ट 7 पेयर्स 1 2
आर डायरेक्टली लिंक्ड विद स्टर्नम। लेकिन ये याद रखेंगे रिब्स हड्डी की बनी है, यहाँ जोड़ जो होता है वो कार्टिलेज का इस तरह से जुड़ जाती है। इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। इसके बाद सेकंड 3 पेयर्स रिब के साथ फिर कार्टिलेज का एक इस तरह से कनेक्शन है और इसको कहते हैं इंटरकोस्टल प्लेट। इंटरकोस्टल प्लेट, इसके साथ 3 रिब्स जुड़ी हुई। अब जो है मेरी तरफ फर्स्ट रिब, सेकंड रिब और थर्ड रिब, तो टोटल अभी तक कितनी हो गई? 10 रिब्स। ये रिब्स स्टर्नम के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई, इनडायरेक्टली थ्रू इंटरकोस्टल प्लेट जुड़ी हुई। इनको कहा जाता है, इन तीनों को फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स। और इसके बाद आखिरी 2 रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, आगे ये फ्री है, ये कहीं जुड़ी हुई नहीं है। इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और इन सब रिब्स से मिलकर इस तरह से रिब केज बनता है। इसी रिब केज के अंदर हमारे लंग्स मौजूद है। एक लंग्स फर्ज करें इधर है, दूसरा लंग्स इस तरफ, और इसके नीचे की तरफ इस तरह का एक डोम शेप का मस्कुलर प्लेट तो नहीं कहेंगे, मस्कुलर एक सेप्टम है, इसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम। और सबसे अहम बात ये डायफ्राम यूं ऊपर उठा हुआ है डोम शेप का। इन पसलियों के ऊपर मसल्स के 2 पेयर्स, एक मसल्स पसलियों के ऊपर है ऐसे। इन मसल्स को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। ये पसलियों के बाहर से जुड़े हैं, सारी पसलियों को कवर करते हैं ऐसे यहाँ। और दूसरे मसल्स पसलियों के अंदर की तरफ है। जो अंदर की तरफ है उनको कहा जाता है इनर इंटरकोस्टल मसल्स। इनर इंटरकोस्टल मसल्स यूं है। तो ये मसल्स हैं जो हवा को के दबाव को कम या ज्यादा करते हैं। एक चीज और आप जरा सुन ले तो फिर मैं बाकी की तरफ आता हूं। जब हम सांस नहीं ले रहे पर्सन, उस वक्त बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो और लंग्स के अंदर का प्रेशर बराबर होता है। लेकिन अगर यहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाए, अंदर प्रेशर कम होगा तो हवा अंदर आएगी। जब ये वॉल्यूम कम होगा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, बाहर के मुकाबले में हवा बाहर निकलेगी। ये है मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यानी जो ब्रीथिंग जिसको हम कहते हैं, ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप इंस्पायरेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन को समटाइम्स इनहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। दूसरा स्टेप है एक्सहेलेशन, या इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। इसका मतलब हवा का बाहर जाना। तो इनहेलेशन के दरमियान क्या हो रहा है या इंस्पायरेशन के दौरान, सबसे पहले आप देखें डायफ्राम कंट्रैक्ट्स। जब ये कंट्रैक्ट होगा तो ये सीधा हो जाएगा, खींचने से ये सीधा होगा। इधर तवज्जो है ना? ये देखें, ये पहले डोम शेप का था, जब ये खींचा तो सीधा हो गया, तो ये नीचे आ गया। तो नीचे आने से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, कम होना चाहिए? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने की एक वजह। दूसरी वजह क्या है, आप इन उंगलियों पर गौर करें। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एक तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दूसरा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ऊपर जुड़े हुए हैं यहाँ से। तो इसके नतीजे में पसलियां आगे और ऊपर उठेंगी। डायफ्राम नीचे गया,
पसलियां ऊपर और पीछे की तरफ कंट्रैक्ट हुई, जिसके नतीजे में अंदर का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हुआ, लिहाजा हवा सख्त होकर अंदर आ। इस अमल को कहेंगे इनहेलेशन। इनहेल होने के बाद एक वक्फा, मामूली सा वक्फा लगता है जब गैस एक्सचेंज होता है, उसके बाद ये अमल रिवर्स होता है। रिवर्स में क्या होता है? डायफ्राम रिलैक्सेस, external intercostal muscles also relax, internal intercostal muscles contract, due to which ribs move forward and downward. आगे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, ये प्रेशर हवा को धकेल के बाहर निकलेगा। ये है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और ऐसा कितनी दफा होगा? नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में 16 to 20 टाइम्स ऐसा होगा। यानी हम आम हालात में जब बैठे हुए हों रेस्टिंग कंडीशन में, तो 16 से 20 दफा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे। लेकिन जब हम दौड़ रहे हैं और उस वक्त जब दौड़ते हुए हमें ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, तो ये अमल बढ़ के 30 टाइम्स पर मिनट हो जाए। 1 मिनट में 30 दफा हम मैक्सिमम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक हो गया मेरा भाई? तो ये था ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और इसके बाद अगला जो होगा वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी हमने शुरू में डिस्कस किया था जो ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 3 फंक्शंस हैं। पहला ब्रीथिंग है, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इस वक्त हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग पढ़ना था, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ना था।